चलिए स्टार्ट किया जाए। आज लेक्चर नंबर अपना कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ऑर्डर पे फिर से आएंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, और फिर उस पे ऑर्डर पे आ जाएंगे। ऑर्डर की बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। पहले हम बात कर रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी शुरू में भी हमने बात की थी स्लो, फास्ट, वेरी स्लो ऐसे करके। टाइप्स ऑफ रिएक्शन टॉपिक डालिए। इसमें फर्स्ट टाइप है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल भी बोल सकते हो इसको, सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, मल्टी स्टेप नहीं होगा, सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्री का मतलब कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। जैसे मान लो कि ये एक कोई कंपाउंड है, ये बनाता है प्रोडक्ट, एक ही स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन। ए से सीधे एक ही स्टेप में क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होते हैं। अगर रिएक्शन आपका एलिमेंट्री है, मतलब सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, सपोज 2A बना रहा है प्रोडक्ट, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों? कोई टूट के प्रोडक्ट नहीं बना सकता? नहीं, मैं भी सचमुच में बता रही हूँ। NH4NO3 ले लो, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, इन सबको अलग अलग अपना गर्म करो, टूट के प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा? सिंपल बोला था सिंगल स्टेप को, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेप। कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप, कई स्टेप में कंप्लीट होगा। अब कोई भी रिएक्शन जो कई स्टेप में कंप्लीट होता है, उसमें इंटरमीडिएट भी बनता है, इंटरमीडिएट भी बनेगा। जैसे मान लो ए बी से रिएक्ट करके मान लो बना देता है सी, ठीक है। फिर ये सी जो होता है, ये बी के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, बनाता है डी। फिर ये जो डी बना, ये बी के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा और इसने बना दिया सीधे लास्ट में क्या बना दिया?
तो कई सारे स्टेप हो गए, देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हो गए। रिएक्टेंट थे ये ए और बी, ए और बी को आप क्या बोल रहे हो, ए और बी को आपने क्या बोला, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मान लो बन रहा है पी, तो इसके अलावा जो बीच में जो चीजें बन रही हैं, जो एंटाइटीज बन रही हैं, उनको इंटरमीडिएट बोलेंगे। इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कौन कौन से बन रहे हैं बीच में बनने वाला, एक तो सी नई चीज बन रही है बीच में, और क्या बन रही है, डी। ए और बी तो रिएक्टेंट है, शुरू में लिए गए। क्लियर है बात। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, इसमें अलग अलग स्टेप की अलग अलग स्पीड होती है, और उसमें से जिसकी सबसे कम स्पीड होती है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। उसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं उसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे मान लो कि ये वाले स्टेप को हम बोले स्लो स्टेप, इस वाले को हम बोलते हैं फास्ट, और इसको हम बोलते हैं वेरी स्लो। तो सबसे स्लो कौन सा हो गया, सेकेंड वाला स्टेप हो गया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके ऊपर, और उसी स्टेप को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये नोट हो गया है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं। जैसे मान लो स्पीड लिखी हुई है, या तो ब्रैकेट में स्पीड लिखी होगी, या स्लो फास्ट ऐसे करके लिखा होगा। तो जैसे इसमें मैंने लिखा, यहाँ पे स्लो लिख दिया, यहाँ पे फास्ट लिख दिया, यहाँ पे वेरी स्लो लिख दिया, तो सबसे कम स्पीड किसकी हो गई, वर्ड से पता लग रहा है वेरी स्लो वाले की। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी, वही रेट को डिटरमाइन करता है, उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। सारे सारे स्टेप्स के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। किस टाइप के रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप is called rate determining step. Rate depends on slowest step. रेट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RDS। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कि अगर हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ लिखने का मतलब, रेट एक्सप्रेशन लिखने का मतलब है कि रेट किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो चीज हम लिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखोगे, तो वो किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, आप स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग लिखोगे। किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, स्लोएस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ये जो प्रीवियस रिएक्शन हमने लिखा था, इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमने कौन से स्टेप को स्लोएस्ट बोला था, सेकेंड वाला जो स्टेप है। तो सेकेंड वाले स्टेप में क्या रिएक्टेंट क्या थे, सी और बी। सेकेंड वाले स्टेप में रिएक्टेंट क्या थे, सी और बी। तो अगर इस रिएक्शन का हम लिखना चाहें रेट लॉ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट
लॉ लिखना चाहें या रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सेकेंड वाले स्टेप के अकॉर्डिंग लिखेंगे। रेट इज इक्वल टू के, उस सेकेंड स्टेप के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो के मल्टीप्लाइड बाय बी और सी है ना, बी की पावर मान लो m ले लिया हमने और c की पावर ले लिया मान लो m और n कैसे डिसाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंट से। और m और n क्या है, ऑर्डर। m और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कैसे डिटरमाइन करोगे, हाँ, डिटरमाइन बाय एक्सपेरिमेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? दो स्टेप क्या होगा, नहीं, दो में वेरी स्लो लिखेंगे तो फिर स्पीड लिखेंगे, स्पीड लिख देंगे ना तो पता चल जाएगा कौन सा सबसे स्लोएस्ट लिखते हैं ज्यादातर। क्या लिखेंगे, या तो स्लो वेरी स्लो ऐसे लिखते हैं या स्लोएस्ट लिखते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स की बात क्लियर हो गई। ऑनलाइन ठीक है। हाँ हो सकते हैं, स्लोएस्ट में अगर इंटरमीडिएट है तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ तो भी लेंगे, तो भी लेंगे, और ऐसा होगा नहीं कि इंटरमीडिएट ही होगा क्या, रिएक्टेंट होगा। एक और टर्म है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कुछ बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। आजकल इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, पहले केवल जो फॉर्मूला होते थे, ग्राफ्स होते थे, उन पे क्वेश्चन आते थे। आजकल बेसिक चीजों पे असर्शन रीजन बनाते हैं या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो आपको उसका नॉलेज ठीक ठाक होगा तभी आप असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चंस को आप कर पाते हो उस टॉपिक पे, नहीं तो क्या होता है, मामला खराब हो जाता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मान लीजिए एलिमेंट्री रिएक्शन हो रही है, कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं करते, कॉम्प्लेक्स के लिए अगर डिफाइन करना है तो एक एक स्टेप की अलग अलग बतानी पड़ती है। एलिमेंट्री के लिए डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलरिटी टर्म को, कितनी स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर रिएक्टिंग, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक, जैसे मान लो N2 प्लस O2, ठीक है, N2 प्लस O2, अब N2 भी रिएक्ट कर रहा है, O2 भी रिएक्ट कर रहा है, दो स्पीसीज हो गई, तो आप क्या बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। ठीक, 3 स्पीसीज हो गई तो मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलोगे, 3 हो गई। एक ही स्पीसीज है, वही रिएक्टेंट है केवल, तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलरिटी 1। तो मॉलिक्यूलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं की गई है। जैसे ऑर्डर के लिए हमने बोला था, ऑर्डर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ सकता है, आपका फ्रैक्शन आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं होता है, आपका क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी की पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या है प्रॉपर डेफिनेशन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मान लो रिएक्शन आयंस के फॉर्म में हो रही हो,
मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स taking part in elementary reaction. ठीक है, आगे एक और टर्म है which must collide, collide collision समझते हैं ना, which must collide to convert reactant into product. मतलब मान लीजिए सपोज किसी कंटेनर में आपने ये एक स्पीसीज ए रख दी, दूसरी बी रख दी, तीसरी सी रख दी, चौथी डी रख दी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ए बी और सी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जबकि कंटेनर में डी भी रखा हुआ है, कंटेनर में डी भी रखा हुआ है, लेकिन डी आपस में कोलाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि कंटेनर में रखने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो आपस में रिएक्ट करके, रिएक्शन होना भी चाहिए उसके बीच में, कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाने भी चाहिए, उनको ही हम काउंट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी में। तो मॉलिक्यूलरिटी में किसको किसको काउंट कर लोगे, इसको, इसको और इसको। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। कैसी रिएक्शन होगी? ट्राई मॉलिक्यूलर। डी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसको कंसीडर हमने नहीं। तो टेट्रा हो जाएगी। टेट्रा इन जनरली होती नहीं, टेट्रा होती नहीं। कोई मतलब नहीं होगा। यहां तक नोट हो गया? ऑनलाइन, ऑनलाइन से आवाज नहीं आ रही है आज, क्या बात है? मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे क्या क्या पॉसिबल है, किस किस तरीके के रिएक्शन पॉसिबल है? यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, बाई मॉलिक्यूलर हो सकता है, ट्राई मॉलिक्यूलर हो सकता है, तीन से ज्यादा नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 1 हो गई, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 3। जीरो नॉट पॉसिबल। जीरो तो इसलिए भी नहीं है ना क्योंकि जब कोई स्पीसीज रिएक्ट ही नहीं कर रही तो रिएक्शन कहां से होगा, है ना? मॉलिक्यूलरिटी जीरो पॉसिबल भी नहीं है और 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साथ 3 से ज्यादा स्पीसीज रिएक्ट नहीं करती हैं इन जनरली। इन जनरली नॉट पॉसिबल more than 3 because more than 3 reactants not collide to form product। 3 से ज्यादा रिएक्टेंट
आपस में क्लोराइड कोलिजन करके, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह का चक्कर पड़ता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोलिजन के दो तरीके के टाइप, इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव। मल्टीपल भी बन सकता है, एक ही हर रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट हो। हाँ, मैक्सिमम केसेस। अब कोई एक्सेप्शन हो सकता है, 4 स्पीसीज रिएक्ट कर रही हो, कोलाइड कर रही हो। हाँ बच्चे। मैम जो टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं वो भी रिएक्ट नहीं करते थे। टेट्रावैलेंट जो एटम्स होते हैं कार्बन में जिनकी 4 वैलेंसी होती है। हाँ, तो वैलेंसी से तो मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पीसीज से मतलब है, वैलेंसी से मतलब नहीं है। ठीक है। वन तो हो सकती है ना, क्लियर है बात। नेवर जीरो, नेवर फ्रैक्शन, जीरो नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन में भी नहीं है। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं करी जाती है। अगर उसके लिए बात करनी है तो एक एक स्टेप की अलग अलग बात करनी पड़ेगी। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is not defined। कॉम्प्लेक्स सिंगल स्टेप के लिए, एलिमेंट्री के लिए बात करोगे मॉलिक्यूलरिटी की, कॉम्प्लेक्स के लिए बात नहीं करोगे। अगर कॉम्प्लेक्स के लिए बात करनी भी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक एक स्टेप की अलग अलग बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो ए बी से रिएक्ट करके सी बना रहा है, तो इस स्टेप की क्या हो जाएगी, 2 स्पीसीज है तो मॉलिक्यूलरिटी आपने क्या बोल दी, 2 बोल दी। ठीक है। मान लो सी है, फिर से बी से रिएक्ट कर रहा है, डी बनाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, अलग अलग। वैसे डिफाइन नहीं करते, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन फॉर ईच स्टेप। एक साथ पूरे कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। 3 से ज्यादा इसलिए नहीं थी क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मान लो ये एक ए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा बी मॉलिक्यूल है, कभी ऐसा भी ये आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन से आ रहा है और अगर ये इस डायरेक्शन से आए तो इनके बीच में कोलिजन ना हो और प्रोडक्ट ना बने। तो जब भी हम 3 से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज की बात करते हैं तो 3 से ज्यादा जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी, मतलब 4 मान लो, 5 मान लो, तो वो आपस में प्रॉपरली कोलाइड नहीं कर पाती हैं, प्रोडक्ट नहीं बना पाती हैं। तो उसी तरीके से जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में बताया था ना कि डी मान लो कोलाइड नहीं कर पा रहा है इनसे प्रॉपर, तो डी कोलाइड अगर नहीं कर पाएगा तो इसको मॉलिक्यूलरिटी में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी में वही मॉलिक्यूल शामिल होगा जो रिएक्ट करके कोलिजन करके प्रोडक्ट बना। क्लियर है बात। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल। ठीक, चलो अब आ जाते हैं फिर से अपन
नोट कर लिया सबने? फिर से आ जाते हैं हम लोग, ऑर्डर की बात कर ली थी हमने। ऑर्डर के थ्रू अब हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट। रेट कांस्टेंट या उसी को हम कहते हैं क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ वो तो कब का होगा, रेट कांस्टेंट या उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। इसकी हम क्या निकालना चाहते हैं, यूनिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी रिएक्शन का ऑर्डर है 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ हर्षित तिवारी? अगर हम बोल रहे हैं रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो उसका मीनिंग क्या होगा? डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। 0 लिखने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये ए बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगर हमने बोला ये 0 ऑर्डर है, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन और पावर में क्या लगा देंगे, 0। ये बात सबको क्लियर है? ऊपर वाली जो पावर होती है उसी को तो ऑर्डर बोलते हैं, कंसंट्रेशन की पावर जो लगाते हैं उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, 0, तो हमने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू के इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए, इसका पावर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, के रेट कांस्टेंट है, ये पावर 0 है तो 1 हो जाएगी वैल्यू, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, के। तो इस केस में जो के की यूनिट होगी वो रेट की यूनिट के इक्वल होगी। तो अगर आपको के की यूनिट लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो, रेट का यूनिट लिख सकते हो। रेट का यूनिट होगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है ना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, या टाइम इनवर्स भी लिख सकते थे। हाँ तो फिर उसके हिसाब से आ जाएगा यूनिट, एन के हिसाब से, अभी एन के हिसाब से लिखते हैं। क्लियर है? फर्स्ट के लिए लिखेंगे, आप लोग लिखिए जरा फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए लिखो रेट कांस्टेंट की यूनिट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखिए, हम्म बनाइए ऐसे ही लिख करके, ए बना रहा है प्रोडक्ट और फिर लिखिए इक्वेशन, ए बना रहा है प्रोडक्ट, जिसका आंसर आ जाए आंसर बोल देना। उद्धव बोलिए। सेकेंड इनवर्स, हाँ सही है। और किसी का बना, अनिष्का सोनी, अनिष्का बनाइए, लिखा जाए।
रेट इज इक्वल टू के, ए है रिएक्टेंट तो पावर 1 हो जाएगी, ऑर्डर 1 है तो ठीक। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट डिवाइडेड बाय ए होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, मोलरिटी लेते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका मोल पर लीटर इनटू सेकेंड था, और ये क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया। तो मोल पर लीटर कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी ओवरऑल में, वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सेकेंड। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑर्डर नहीं बताया गया है आपको और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है तो वैल्यू यूनिट के साथ लिखी होगी, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड के लिए लिख लीजिए अब, सबका आ गया अब ऑनलाइन। Yes, ma'am. Yes. अब सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल के बताइए जल्दी से। हर्ष निकालो। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू ए बना रहा है प्रोडक्ट मान लो, तो रेट इज इक्वल टू हो गया के, ए की पावर क्या हो जाएगा 2, तो रेट बाय ए की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के। अब रेट होता है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, और ये क्या होगा मोल पर लीटर, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक कट जाएगा और ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या बनेगा, मोल नीचे आ रहा है, ऐसे यही आ रहा है सबका। कर लेंगे। अब nth ऑर्डर का लिख दीजिए जरा, n मान लीजिए, जीरो का लिखा, फर्स्ट का लिखा, सेकंड, जीरो फर्स्ट सेकंड अपने सिलेबस में है, nth अगर होती तो क्या होता, सेकंड ऑर्डर का सबका आ गया ऑनलाइन ऑफलाइन। Yes, ma'am. चलो nth का लिखो अगर ऑर्डर n है, मोल पर लीटर को मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन लिख दीजिए, केवल CONC लिखिए कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या बना रहा है प्रोडक्ट, लिख लिया, Yes. रेट के, ए की पावर क्या लिख दिया हमने n, nth ऑर्डर है ना, के यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड, यही तो होता था, बोलो भाई और बहनों, रेट तो यही था कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो अब के की यूनिट आ जाएगी सिंपल, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या आ गई नीचे n, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n बनेगा ना, और क्या बनेगा, सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। क्या कहते हो,
तो इसका मतलब ये जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो तो आपकी बात बन जाएगी। nth ऑर्डर वाली याद रखो तो n की वैल्यू रख दोगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, पक्का? चलिए, हम्म क्वेश्चन कराएंगे अब। ऑर्डर निकालने का लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन आप लोगों को याद है या नहीं याद? लॉग वाला नहीं, एक जो वो वाला करवाया था, डेटा थे जिसमें 3 डेटा। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जितने रिएक्शन दिए होंगे उन रिएक्शंस में लिखा होगा कौन सा 0 ऑर्डर है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा सेकंड ऑर्डर है। अगर केवल एनसीईआरटी के इस चैप्टर के याद होंगे तो अपनी बहुत सारी बात बन जाएगी। कुछ याद भी मतलब रखने पड़ेंगे, कहने का मतलब है कुछ याद भी रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए H2 plus Cl2 gives 2HCl बनता है। H2 plus Cl2 gives 2HCl बनता है। तो ये रिएक्शन होता है 0 ऑर्डर। कैसा रिएक्शन है ये? 0। दूसरा रिएक्शन है H2 plus Br2 gives HBr बन रहा है। तो ये रिएक्शन है 1.5 ऑर्डर। ऑर्डर क्या आ रहा है इसका? 1.5 है, 1.5। फिर H2 plus I2 आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन, तो इसका ऑर्डर है सेकंड। सीक्वेंस में याद रखेंगे 0, 1.5 और 2। आता भी कैसे अगर लिखें तो यहाँ पे होता है रेट इज इक्वल टू के, दूसरे वाले में होता है रेट इज इक्वल टू, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है ना, दूसरे वाले में है रेट इज इक्वल टू के, H2 का पावर तो 1 है और Br2 का पावर है हाफ, और तीसरे वाले में दोनों में 1 पावर है। हाइड्रोजन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और आयोडीन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। हाँ सेकंड लिखा है ना, सेकंड लिखा तो इधर सेकंड ऑर्डर। 1 + 1 2, ये हो गया ना 1 + 1, ये सेकंड। जाओ जाओ जल्दी जाओ। फटाफट जाके आओ। कुछ नहीं बताया, निकालना किसी को। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर शुरू करेंगे आपका। क्या शुरू करेंगे? लास्ट साइड पे जाए। हर्षित तिवारी क्या हुआ? हर्षित जी बोलिए। अच्छा देखिए, अभी हमने बात करी जैसे रेट में हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ले रहे हैं,
मान लीजिए कि आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो गैसियस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैसियस। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते वक्त हम दो तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, एक को बोलते थे केसी जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स से निकालते थे, और एक को बोलते थे केपी जिसमें हम क्या यूज करते थे, पार्शियल प्रेशर्स यूज करते थे। तो यहाँ पे भी अगर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर्स के ऊपर डिपेंडेंसी होगी तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर यूज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, उस स्पीसीज का प्रेशर। तब जो यूनिट्स आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, प्रेशर के टर्म्स में आ जाएंगी। एक सवाल करके बता दो, फिर उसके बाद फटाफट से जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिखा देते हैं। जीरो और फर्स्ट अपने सिलेबस में है और भर भर के सवाल आते हैं, बाकी नहीं है कोई। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दो ही ऑर्डर अपने, सेकंड थर्ड फॉर डेफिनेशन, क्वेश्चन सवाल इसे क्या। चलो क्वेश्चन लिखिए, रिएक्शन दिया हुआ है 2NO प्लस Br2 gives 2NOBr। ये ओवरऑल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नीचे लिख रहे हैं, दिस रिएक्शन हैव मैकेनिज्म, किस तरीके का मैकेनिज्म है, मतलब हो कैसे रहा ओवरऑल में। NO plus Br2 gives NOBr2, इसको लिखा है पहले रिएक्शन को फास्ट, दूसरा रिएक्शन है NOBr2 प्लस NO, बन रहा है 2NOBr। इस रिएक्शन को लिखा है स्लो। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सोचिए आराम से, पहले 1 मिनट सोचें तब निकालें, हड़बड़ी नहीं करनी है। ऑप्शन में इंटीजर है 2। सब लोग अपना अपना बताओ।
हाँ देख के हो जाए। सबको निकालने दो। ओवरऑल होता है। वो तुम्हारा बना है आंसर। इंटीजर टाइप में तो आंसर दे के आओगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, नेगेटिव नहीं होती। हाँ भूमि, 4। अच्छा हम्म बताऊं? चलो सोच लिया आप लोगों ने? 3 2.5 कौन बोल रहा है? देखो ऐसे रिएक्शंस में क्या करना होता है, पहले आपको जो स्लो स्टेप है उसके हिसाब से रेट लिखना होता है। रेट को कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट मान लेंगे, कोई भी के कांस्टेंट, और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे पहले रेट। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो तो स्लो स्टेप ये है, इसके अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे रेट। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कौन कौन से मिल रहे हैं हमको? एक NOBr2 और एक NO मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको? जो स्लो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन लिखो। तो रेट आ गया के, और क्या था? NOBr2 था, NOBr2, ठीक है, और एक वहां पे लगा दिया, और दूसरी चीज क्या थी? NO थी। हाँ सुनो सुनो सुनो, अगर किसी एक रिएक्शन को आप ले रहे हो, एलिमेंट्री रिएक्शन को ले रहे हो, दूसरी चीज आपने इस स्टेप को क्या बोला है? स्लो स्टेप। तो ये क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें जो आगे की तरफ कोफिशिएंट होंगे वही क्या बता सकते हैं? उसका ऑर्डर बता सकते हैं। हाँ RDS के हिसाब से, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि अगर आप रेट की बात कर रहे हो तो रेट के हिसाब किताब में रिएक्टेंट आने चाहिए, इंटरमीडिएट आपको नहीं लेना। इंटरमीडिएट नहीं लेना है, क्या लेना है? रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो रिएक्शन को ध्यान से, तो रिएक्टेंट NO और Br2 हैं, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन ये दिया हुआ है कि ओवरऑल रिएक्शन ये है, एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NOBr। इसका मतलब इंटरमीडिएट कौन है? NOBr2। तो अपनी जो रेट की इक्वेशन होगी उसमें से हमको NOBr2 को क्या करना है? गायब करना है। NOBr2 को क्या करना है? हटाना। ठीक है, तो पहले तो हमने लिख लिया ये रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के, NOBr2 लिख लिया, NO लिख लिया। अब इसको हमको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जो पहला स्टेप दिया है उसको हम यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आपका दिया है NO, ये वाला जो स्टेप दिया हुआ है जिसमें इंटरमीडिएट है, ये तो हमने यूज कर लिया। अब फर्स्ट को यूज करेंगे, NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2। इस रिएक्शन को यूज करेंगे। देखो NO प्लस
Br2 गैस NO Br2, यही था ना। इस स्टेप को यूज करेंगे और इसके लिए लिखेंगे हम लोग Kc की वैल्यू। क्या लिखेंगे? Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए अगर Kc की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो? NoBr2 डिवाइडेड बाय NO, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? Br। क्लियर है बात? Kc लिखने तो सबको आता है। जो स्टेप स्लो था उसके हिसाब से क्या लिखा हमने? रेट। फिर उसके बाद उसके अलावा जो स्टेप था उससे हमने क्या लिखा? Kc। अब हमें क्या चाहिए कि हमें जो रेट एक्सप्रेशन हम लिखें उसमें इंटरमीडिएट हमें गायब करना है, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। इसको गायब करना है, यानी इसके इक्वल टू क्या चीज हम रख सकते हैं जो रिएक्टेंट में आ जाए, उसको हम लिखना चाह रहे हैं। तो NoBr2 अगर इस इक्वेशन से देखो तो NoBr2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kc इंटू NO इंटू Br2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो वैल्यू है, ये वाली NoBr2 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हम रखेंगे। NoBr2 की ये वैल्यू हम किस में रखेंगे? इस इक्वेशन में। तो अब अगर इक्वेशन में आप रखोगे तो नया रेट क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू K, अब Kc आ जाएगा, एक और कांस्टेंट Kc मल्टीप्लाइड बाय NO मल्टीप्लाइड बाय Br2, और एक NO पहले से था तो ये NO का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इस तरीके से अगर देखो तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2 हो गई, Br2 की पावर क्या हो गई? 1। तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या करना है अपने को? अपने को स्लो स्टेप के हिसाब से पहले रेट लिखना है, फिर उसके बाद उसमें से इंटरमीडिएट को क्या करना है? गायब करना है, Kc के टर्म्स में बना करके दूसरी क्वेश्चन। वेरोनिका, आपने भी ऐसे किया था या कोई और तरीका सोचा था? अच्छा, तो इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप? पहले भी आए हुए हैं और अभी भी आ रहे हैं। ये 23 का था और पहले की शिफ्ट्स में भी आए हुए हैं। ये 19 में भी आया हुआ है आई थिंक। इस तरीके का ओजोन करके क्वेश्चन हम हटा नहीं रहे हैं, लिखो आराम से। हाँ, 99 की नहीं कह रही हूँ, 2019 में भी आया हुआ था ओजोन से रिलेटेड करके। हाँ, बहुत पुराने हो गए, लेकिन वो क्वेश्चंस का लेवल अभी के क्वेश्चन से काफी अच्छा है। टफ है, पुराने क्वेश्चंस टफ है। अब उन्हीं क्वेश्चंस को न्यू फॉर्मेट में बना करके दे रहे हैं। क्या शुरू शुरू कब हुआ था? नहीं नहीं, पहले था। हम लोग जब गए थे, कहाँ गए थे भाई? नहीं, हम लोग कहीं गए थे तो अभी शायद 65 बैच का कोई मिला था। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे फॉर्मेट से ऑर्डर निकाल लेंगे सब लोग। जल्दी बोलो।
जल्दी जाओ, जल्दी आओ, पूछा क्लास के बीच में नहीं पूछना, निकल जाइए फटाफट आ जाइए। आप कर लेंगे? जल्दी से बोलिए। शोर ना करें, शोर ना करें। एक और करवा दूं इस फॉर्मेट का क्वेश्चन? कौन चिल्ला रहा है? चलो करो, एक और कर लो, फिर जीरो ऑर्डर सिखा दे। अब की बार कौन आंसर देगा? कौन आंसर दे रहा है क्वेश्चन का? मानवेंद्र, सबसे लेट नोट करते हो, फिर बोलते हो मैम 1 मिनट रुक जाइए। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी हुई है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू NO। अलग अलग निकाल के भी बताया था ना, NO के हिसाब से निकाल। 24 है बी वाले में। करके बता दो फटाफट से। NO के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सब लोग निकालो, कनिष्का निकालो आंसर।
क्या आ रही है? हर्ष अपना आंसर बताओ, निकालो। इधर उधर क्यों देख रहे हो? बाकी लोगों का आया? साक्षी आया? भूवी नहीं आया? बताया जाए? आ गया? 3 एनओ के हिसाब से निकालो। देखो ध्यान से, पहले जो डेटा दिया, फर्स्ट वाला डेटा ध्यान से देखो, 8 इंटू 10⁻⁻5, 8 इंटू 10⁻⁻5 कंसेंट्रेशन है, तब रेट है 7 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। इसको -8 में बना लेते हैं इस डेटा को, क्योंकि नीचे वाले जो रेट दिए वो कैसे दिए? -8 में दिए। तो इसको -8 में बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा? 0.7 हो जाएगा क्या? ऐसे बना दिया, सही है। 0.7 कर दिया अगर उसको, और 10⁻⁻8 कर दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें हाइड्रोजन को तो वैसे का वैसे ही रखा है, चेंज नहीं किया। चेंज किसको किया है? एनओ को चेंज किया है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स कर दिया। और जैसे ही इसको एनओ को 3 टाइम्स किया, हमने क्या देखा कि इसका रेट कितने टाइम्स हो गया है? 2.1 हो गया। इसका मतलब इसका 3 टाइम्स हो गया रेट, है ना? ये देख लिया हमने। अब उसके बाद सेकेंड डेटा को भी एक ही डेटा से आंसर नहीं निकाल लेना है, सेकेंड को भी देखना है। सेकेंड वाले में देखो, इसको 24 इतना ही रखा एनओ को, तो यहाँ पे रेट देखो कितना हो जाता है। यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कितना किया? हाइड्रोजन को 4 टाइम्स कर दिया। हाइड्रोजन को कितना कर दिया? 4 टाइम्स कर दिया। हाइड्रोजन को 4 टाइम्स किया तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है? देखिए 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है ना? तो अगर आपका सेकंड डेटा से ये पता लग रहा है कि सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट, बी और सी एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता लगा कि अगर आप NO को कांस्टेंट रखते हो और हाइड्रोजन को 4 टाइम्स करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? अरे ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 4 टाइम्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है ना? और NO के हिसाब से अगर देखें तो NO के हिसाब से दूसरे वाले केस में हमने क्या किया था? पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, A और B में, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को बिल्कुल चेंज नहीं किया था। हाइड्रोजन को चेंज नहीं किया, इसको हमने कितने टाइम्स किया? 3 टाइम्स किया। तो रेट कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। 3 करने पे 3 टाइम्स ही हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा?
1 ही हो जाएगा, है ना। यानी दोनों के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 1 ही आया। इसको 4 टाइम्स करने पे रेट 4 टाइम्स हुआ, इसको 3 टाइम्स करने पे रेट क्या हुआ, 3 टाइम्स हुआ। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछते तो 1 + 1 2 हो जाता, लेकिन रिएक्शन में इन्होंने क्या पूछा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO। तो NO के हिसाब से क्या हो गया। सबको बात समझ में आई या नहीं आ गई। मूवी अभी क्लियर हुआ कि नहीं। यस मैम, वो क्वेश्चन गलत नोट। ठीक है, अब ऐसा कोई सवाल आएगा तो ऑर्डर निकाल लेंगे, अलग अलग पूछ लें, ओवरऑल पूछ लें। एक्सपेरिमेंटल डेटा को क्या करना है, कंपेयर करना है और निकालना है। ठीक। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, 0 की, फर्स्ट की, सेकंड की, और उसमें ग्राफ करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल। आज की आपकी सभा होती है समाप्त।